कोई सरप्राइज की बात नहीं है और ये एक्सपेक्टेड था। बिल्कुल एक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि बिना तैयारी के आनन फानन में जब कोई पार्टी लॉन्च की जाए, रितु भी थी उस पहली मीटिंग में, जो एक मीटिंग मेरे घर में, मेरे ऑफिस में हुई थी मानुषी में, तो ये जाहिर था कि वो कंसल्टेशन के नाम पर सिर्फ ये था कि एंडोर्समेंट चाहिए। जो भी हमने कहा सुझाया उसकी कोई जरूरत नहीं थी किसी को भी। और मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा था कि पार्टी पॉलिटिक्स ये गंदा नाला है, ये कीचड़ का दलदल भी नहीं है, ये गंदा नाला है। इसमें जो भी घुसेगा गंदी होके आएगा। जैसे कहते हैं ना, कोयले की दलाली में मुकाला। क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स सारी दुनिया में, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, सारी दुनिया में आप देखिए कैसे हाईजैक हो चुकी है। बहुत कम देश बचे हैं जो अपने को बचा के रखे हैं। वो ही हैं जो बिल्कुल बाहरी हस्तक्षेप नहीं होने दे रहे, बाहर के लोगों को नहीं आने दे रहे और अपने कल्चर और मान्यताओं को बना के रख रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर जितने मर्जी इल्जाम हो कि आप जी अनडेमोक्रेटिक हो, आप ह्यूमन राइट्स की नहीं परवाह करते वगैरह वगैरह, पर ये ह्यूमन राइट्स का हवाला, डेमोक्रेटिक राइट्स का हवाला, इक्वालिटी का हवाला दे के सभी डेमोक्रेसीज को अंडरमाइन ही नहीं, साबोटाज किया जा चुका है। और डीप स्टेट अमेरिका की अंदर अपने लोगों से ही क्या कर रही है, ट्रम्प के साथ ही क्या कर रही है, कैसे असैसिनेशंस हो जाती हैं वहां पे जरा भी कोई इनकन्वीनियंट हो। तो जब जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अमेरिका, वहां इतनी बदहाली है, समाज को तोड़ के रख दिया है, बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। तो हिंदुस्तान में तो पहले दिन से ही हम जानते हैं, अंग्रेजों ने अपने पपेट्स खड़े किए। अब सोशल मीडिया की बदौलत पता चल रहा है गांधी भी हमारे नहीं थे, उन्हीं के थे, प्लांटेड अंग्रेजों के। नेहरू तो बिल्कुल खुल के मकौले पुत्र अपने आप को, द लास्ट इंग्लिशमैन अपने आप को करार करते थे। तो जो भी अच्छे नेता थे, सिंसियर थे, भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया, नेताजी को गायब भी कर दिया। और आप देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी एक लाल बहादुर शास्त्री आए थे जो पर्सनल एजेंडा नहीं, वाकई देश को आगे रख के कर रहे थे। उनका क्या, कितनी जल्दी क्या हश्र हुआ। तो पार्टी पॉलिटिक्स में यही और डेमोक्रेसी में यही निकलेगा, क्योंकि ये माफिया बहुत जल्दी वोट बैंक ऑर्गेनाइज कर लेता है, मनी पावर से, मसल पावर से, और उन रूल्स से ही खेलना पड़ता है। मनी मसल पावर, खरीदो बेचो, उन रूल से ही ये डेमोक्रेसी चल रही है दुनिया भर में। तो हम सोचे कि हम कोई बहुत अलग गेम खेल लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं था। दूसरा, पार्टी शुरू करने में और पार्टी की जड़ पकड़ने में दशकों लग जाते हैं। कांग्रेस का ही कितना लंबा इतिहास है, बीजेपी को ही देखो कितने डेकेड्स लग गए एक पार्टी के रूप में सही मायने में उभरने में। इट्स नॉट एन इजी टास्क। और हमेशा जिसने पार्टी शुरू करनी होती है तो ग्रास रूट अपवर्ड होती है जी। पहले पंचायत में हाथ ट्राई करते हैं, फिर जिला परिषद में पहुंचते हैं, और फिर कहीं जाके स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे, एकदम सीधा नेशनल लेवल पे ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जमीन पे है, ना कोई ग्राउंड स्वेल ऑफ सपोर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे याद है मैंने तो मिन्नतें यही की थी, अंकुर जी आपको राजनीति का, एक पॉलिटिकल करियर का शौक है तो
हम सब आपकी सपोर्ट करेंगे एकजुट जम्मू के माध्यम से। आप जम्मू की सीट पे कंसंट्रेट करो, वहां से एक सीट भी निकाल लाओगे तो आपको पता चल जाएगा पार्टी पॉलिटिक्स कैसे चलती है। और जिस व्यक्ति ने कभी मोहल्ला इलेक्शन ना जीती हो, गांव पंचायत की इलेक्शन में ना लड़ा हो, ना लड़वाया हो किसको, जिला परिषद का भी कुछ पता नहीं वो कैसे लड़ी जाती, एकाएक आप नेशनल पार्टी बन के कूदेंगे, तो ये हाल होना ही था। तो डेस्परेशन थी अंकुर जी की, और कोई बुरी बात नहीं है, बड़े एम्बिशन है उनके। इफ यू कैन हैव द एम्बिशन टू बी अ गुड लॉयर एंड सक्सेसफुल, या कोई भी और प्रोफेशन में, तो ठीक है, पॉलिटिक्स में आप करियर बनाना चाहते हैं जरूर बनाइए, पर अपने बलबूते पर तो खड़े होइए। एक, जैसा मैंने कहा, जम्मू में से कोई एक सीट तो जीत लेते, उसके बाद तो आपकी कहीं तो जड़ होती, आज कहीं भी नहीं है। यू नो, यू आर रूटलेस वंडर एंड इट्स अ पिटी, बिकॉज आपने इतनी जल्दी अपनी जड़ें खुद काट डाली बुरी तरह से, जो अभी उगनी भी नहीं शुरू हुई थी, जमनी भी नहीं शुरू हुई थी, आपने खुद ही काट डाली। अब बीजेपी ने जाहिर है आपको बुलाया, पर अब ओनली टू जंक यू। आई डोंट थिंक कि बीजेपी में आज के दिन कोई जगह सम्मानीय वहां मिलने वाली है। बट आई थिंक बहुत सी और बातें हैं जो मुझे कहनी है इसके बारे में। वो ये कि मैं जब आई वाज ट्राइंग टू थिंक अबाउट दिस इशू, तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि अंकुर जी के जो सबसे करीब उनके लिए हीरो का रोल या उनके मेंटर माने जाएंगे, वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं। और आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि मैंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए थे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पर। जी जी, हमने ये देखा था लिंक, सभी। जी ये लिंक है, ये लिंक भूलना नहीं चाहिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पे बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि मुझे इस बात से दिक्कत हो गई कि उनके पास $20 मिलियन और करोड़ों और रुपए कैसे आए, यानी 200-250 करोड़ रुपया उनके पास कहाँ से आ गया। नहीं, मुझे उसकी इतनी चिंता नहीं है। पॉलिटिक्स में सब बनाते हैं, चलिए आपने भी बना लिए, केवल पैसे का खेल होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इतनी ज्यादा होनी थी। सबसे बड़ा जो आरोप पुष्पेंद्र पर हम करते रहे हैं, जो वो बहुत बड़े आरोप हैं कि जैसे जैसे एक नई वेव शुरू हुई हिंदू जागृति की, सोशल मीडिया की वजह से नेटवर्क्स बनने लगे, लोग खुल के बात कहने लगे, तो आप देख रहे हैं कि लॉट ऑफ पीपल से ये तो मोदी जी के आने से हुआ। नहीं, आई वुड से मोदी जी की जीत में सोशल मीडिया का और हिंदू जागृति का रोल था, नॉट द अदर वे राउंड। मोदी जी तो कुचल रहे हैं हमारी हिंदू जागृति को। तो पुष्पेंद्र जी के ऊपर जो बड़ा आरोप है कि इस हिंदू जो रेनेसांस से शुरू हो रही है, छोटी अभी इन्फेंसी के स्टेज में, तो जितने भी संगठन सीरियसली काम करते लगते हैं उनमें घुसो, उनके एजेंडा को ऐसे दिखाओ कि हम आपको मदद करना चाहते हैं, हम प्रमोट करना चाहते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस जीतो। और फिर कॉन्फिडेंस जीत के उनका एजेंडा अगर ऐसा है जिसकी बहुत ट्रैक्शन मिल सकती है, जिसपे बहुत वाहवाही मिल सकती है, उसको, उस एजेंडा को लेके भाग लो और उस संगठन को तोड़ दो, उस एजेंडा को अपने नाम कर लो और उस संगठन को तोड़ दो। इसके कई उदाहरण हैं, कई उनके ऊपर आरोप हैं, और सबसे जो खतरनाक और दिल दहलाने वाला है वो जो वी द सिटीजन फाउंडेड बाय संदीप कुलकर्णी, जिन्होंने 370 और 35A की याचिका डाली थी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में। तो उनके साथ मिलके कैसे
एकाएक उनसे दोस्ती की, उनके संगठन को लगा कि चलो हमें सपोर्ट मिलने वाली है। सपोर्ट मिलने की बजाय उनको हाशिए पे धकेल के एक के बाद एक वीडियो मिल जाएगी आपको पुष्पेंद्र की, और लेक्चर्स मिल जाएंगे जहां वो कह रहे हम और हमारी टीम ने 370 और 35 ये किया, हमने ये किया, हमारी टीम ने। कोई टीम से लेन देन भी नहीं था, क्योंकि इस संगठन के वो ऑर्डिनरी मेंबर भी नहीं थे। और कैसे फिर संदीप कुलकर्णी की एकाएक जब वो इस बात पे आपत्ति जताने लगते हैं, वो और उनके साथी, कि आप कर क्या रहे हैं, हमें सपोर्ट करने के बजाय हमें पीछे हाशिए पे धकेल के आप इस इशू को लेके भाग लिए, जबकि आपका जीरो योगदान है। तो एकाएक संदीप कुलकर्णी की हत्या हो जाती है, जिससे कुछ महीने पहले संदीप हत्या है या सडन डेथ है, पर उनके सारे कॉलीग्स मानते हैं कि इसमें कुछ सस्पिशन है, सस्पिशियस एलिमेंट है। होम मिनिस्ट्री को भी चिट्ठियां लिखी गई, सीबीआई की मांग भी की गई इंक्वायरी की, और कुलकर्णी जी ने पहले अपनी मौत के पहले ही होम मिनिस्ट्री को ये सब कहा था। वही नहीं, मैंने सुना अग्निवीर के साथ भी यही करने का प्रयास किया, हिंदू राष्ट्र शक्ति के साथ, गंगा महासभा स्वामी जितेंद्र नाथ जी की, इतने कई सारे संगठन हैं जिन पे ये आरोप है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि एकजुट जम्मू थोड़ी बहुत ट्रैक्शन लेने आया, तो उसको वहां जड़ें जमाने की बजाय कहो जी तुम नेशनल स्केल पे आ जाओ, आप तो मोदी को चुनौती देने के लायक हो और उसको काशी से हरा भी सकते हो, आप आ जाओ। और ला के वो औंधे मुंह पटका, और फिर उनसे जिस प्रकार से बीजेपी में एंट्री करवाई, सारे जो हिंदू योद्धा देश भर में इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने 2-3 साल जी जान से इस संगठन में लगा दिए, वो हक्के बक्के हैं। They are all in a state of shock, and Ritu is right in saying we sensed it very early. That's why simultaneously रितु और मैं जिस दिन लॉन्च ही हुई है, उसी दिन मुझे याद है रितु, तुम्हारी और हमारी फोन पे कॉन्वर्सेशन हुई कि ना तो इनके पास, रितु जी शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं, उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करें। ये तो लग रहा है यहाँ है, पर देखते हैं। खैर, तो उसी दिन हमने कहा कि ये तो बहुत गड़बड़ है, हम नॉमिनल तरीके से भी इसके साथ जुड़े नहीं रह सकते, इसमें विड्रॉ करना ही ठीक है, क्योंकि जो प्रोग्राम मैनिफेस्टो के नाम पे उन्होंने रिलीज, सच अ बचकाना जॉब, जैसे किसने 12वीं क्लास ट्यूटोरियल भी सीरियसली होता है। जी क्या कह रहे थे आप? हाँ, ओके। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस कि पुष्पेंद्र जी का जो साथ है, अंकुर जी के साथ रहा, तो मेरा तो अब ये विश्वास होता जा रहा है, जब मैं कनेक्ट कर रही हूँ डॉट्स, कि ये वाकई ही भाजपा की तरफ से ही ये इनिशिएटिव आया होगा कि हिंदू जो रिसर्जेंस हो रहा है, इसको स्मैश करना है। और स्मैश करने का बेस्ट तरीका है कि आप एक नई पार्टी इनसे आनन फानन में लॉन्च करा दीजिए, बड़ी बड़ी बातें हाँकने दीजिए इन्हें, और इतनी बड़ी बातें हाँकने दें कि अपना गड्ढा खुद ही अपनी कबर खुद ही खोद के फिर लेटने को तैयार हो जाएं। इट सीम्स वेरी क्लियर कि अब जैसे पुष्पेंद्र जी ने इसी प्रकार जो कुछ नेशनल सिक्योरिटी वाले लोगों के साथ जुड़ के किस तरह आईडीआर में इंडियन डिफेंस रिव्यू में घुसपैठ किया, और देखिए ये लीडिंग डिफेंस जर्नल थे, लैंसर और इंडियन डिफेंस रिव्यू, दोस्ती की। इनको लगा कि ये बहुत हमारे जैसे कर्नल आर एस एन सिंह और जनरल बख्शी और ये वो, इनके साथ ऐसा कैसे, किसने इनको टीम बनाई मुझे पता नहीं, पर ये तो कहते थे हमारी टीम, इनके फेसबुक पेज पे भी दिखता है। और फिर कैसे एकाएक वो डिफेंस जर्नल खरीद के एक अल्जीरियन वेबसाइट कंपनी को बेच देते हैं, बेच मतलब उसको होस्ट करा रहे हैं। अब उसके साथ क्या, और वो अल्जीरिया हम सब जानते हैं वेरी प्रो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है।
ये कैसे हो सकता है? क्या इंडिया का लीडिंग डिफेंस जर्नल, उसको आप शेडी सी डील करके खरीद लेते हैं और लोग ऑफर कर रहे हैं, उनको बाईपास किया जाता है और खरीदा जाता है विडो से, जो पुराने एडिटर थे या ओनर एडिटर थे, उनकी विडो से खरीद के एक लीडिंग डिफेंस जर्नल जिसमें सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स लिखा करते थे, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, सबके बारे में, वो आप चुपके से खरीदते हैं, फिर चुपके से दिल्ली का ऑफिस बंद कर देते हैं, सारा स्टाफ फायर कर देते हैं, जो उनकी पुरानी पब्लिकेशंस हैं उनको सील कर देते हैं, कोई अब नहीं बिकेगी, और सारा स्टाफ फायर करने के बाद उसके एसेट्स लेके आप खरीद के उसकी विडो से, पता नहीं कितने की वो शेडी डील है, आप उसकी वेबसाइट, एक है अल्जीरिया की, एक मुस्लिम ओनर है, एमिंग का कोई बंदा, बट अल्जीरिया और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत करीब है, आप उसके हवाले कर देते हैं। अब वो हिंदुस्तान में भी नहीं होस्ट हो रही, शायद वेबसाइट कहीं यूरोप से या कहां से हो रही है। तो ये सैबोटाज देखिए, कोई एक जगह नहीं हो रही है, एक के बाद एक, जहां भी पुष्पेंद्र जी इनके पांव पड़ रहे हैं। इसी किस्म से इंडिया ट्रस्ट फाउंडेशन जो उन्होंने कैप्टन रिजवी के साथ बनाई और वो संस्था भी बनाई, उसमें भी करोड़ों रुपए आए और उनको को ट्रस्टी बना के करोड़ों रुपए इधर से उधर जा रहे हैं और फेलो ट्रस्टी को पता भी नहीं। वो बैंक में चिट्ठी लिखते हैं कि भाई मैं फेलो ट्रस्टी हूँ और ये मेरी इजाजत के बगैर, मेरी सिग्नेचर्स, मेरी जानकारी के बगैर ये हो रहा है, प्लीज इसको सील कीजिए अकाउंट को। तो वो भी नहीं होता, कैसे ये मैनेज कर रहे हैं करोड़ों रुपए का लेन देन लोगों से, इतने पैसे। मैं भी जानती हूँ जिन लोगों ने इन्हें लाखों रुपया कैश में दिया है। तो एक तो मनी मेकिंग, चलो मनी मेकिंग कर लीजिए, अगर कोई राष्ट्र का काम कर रहे हैं तो उनके खुद ही के लोगों ने, जैसे रत्नू जी ने तो खुलेआम कह डाला कि अरे ऐसे व्यक्ति के लिए $20 मिलियन क्या $200 मिलियन भी हो तो कोई बड़ी बात है, इतना बड़ा राष्ट्र का काम कर रहे हैं। यानी राष्ट्र का काम और पैसा बनाना, मतलब ये धंधा है क्या? कोई प्रोफेशन नहीं आपका, कोई ऑक्यूपेशन नहीं, कोई आप रईस घराने से नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि कोई बपौती मिली है आपको और आपने एक के बाद एक जिस भी संस्था को छुआ उसको छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ एक महिलाओं के मेरे पास फोन आए, उन्होंने अपने अनुभव बताए कि कैसे उनकी संस्थाओं को, जिन संस्थाओं से वो जुड़ी थी, वो स्त्री शक्ति जो हिंदू जागृति के साथ जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं हैं, कैसे उनमें तोड़ा गया, इन महिलाओं को ब्लैकमेल किया गया, थ्रेटन किया गया। आज वो मुंह खोलने से डरती है और मुझे भी कहते हैं मधु जी अपनी जान की हिफाजत रखिए, ये बहुत खतरनाक आदमी है। तो मेरी जान के अभी तो कुछ ही खुलासे मैंने किए हैं ट्वीट्स के माध्यम से, अब मैं उसका पूरा स्ट्रिंग करूंगी, पर और भी है बहुत कुछ और है इनके बारे में। तो मैं ये मानती हूँ कि ये अंकुर जी तो इतने शातिर नहीं हैं जो इतना बड़ा खेल खेल के और फिर अपना इतनी जल्दी, देखिए अपनी जड़ें काट डाली, अपनी कब्र खोद डाली। अब कहीं भी कोई भी पार्टी में सम्मानजनक स्थान मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये इनके साथ जो जुड़े हैं पुष्पेंद्र जी, ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और गेम प्लान ये था साफ साफ हिंदू जागृति जो उठान आ रहा है एक हिंदू समाज में, और बेचैनी, और मोदी जी से भी और भाजपा से जो लोगों की नाराजगी बढ़ रही है कि आपने इतना बड़ा हमारे साथ कैसे धोखा कर दिया, तो वो जो वेव है उसको कैसे क्रश किया जाए। भाजपा अपने तौर पे, मोदी जी तो कर ही रहे हैं, गौ रक्षकों के साथ क्या हो रहा है, हिंदुओं पे जो सरतन से जुदा हो रहे हैं वहां क्या हो रहा है, मणिपुर के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कुकीज को कैसे इन्होंने आम किया हुआ है, उनको बाकायदा पैसे दिए जा रहे हैं, जो उनके साथ एग्रीमेंट है, कैंप्स हैं, हथियार हैं, सब कुछ है, और मैते हिंदू बेचारे चिल्ला रहे हैं।
उनके लिए एक शब्द भी नहीं निकल रहा सांत्वना का भी। हर जगह क्रश किया जा रहा है। जहां भी हिंदुओं के खड़े होने की, चाहे मेवात में खड़े हुए तब वहां का हाल देख लीजिए क्या किया। जहां जहां हिंदू खड़ा हो रहा है, जिस जिस मुद्दे पर खड़ा हो रहा है, उस संगठन को, उन आवाजों को क्रश किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। तो ये मेरी दृष्टि में तो यही साफ गेम प्लान था, इस पार्टी को आनन फानन में लॉन्च करने का। जो व्यक्ति ने कभी RWA का इलेक्शन न जीता हो, जिस व्यक्ति ने कभी जिला परिषद की पॉलिटिक्स न समझी हो, उस व्यक्ति को आप काशी में खड़ा करने के लिए कह रहे हैं जी। ये भी बात हुई थी ना, अंकुर शर्मा को नरेंद्र मोदी के खिलाफ काशी में खड़ा किया जाएगा। मतलब जी जी जी, बात हास्यास्पद तो हुई बात थी। हुई थी और काफी सीरियसली ये बात हो रही थी। और ये भी ऐसा कि हवा में मधु जी, हवा भी लास्ट में शंकराचार्य जी ने मना किया था कि इस व्यक्ति को मैं नहीं खड़ा करूंगा बनारस से, क्योंकि हमारा गौ गठबंधन हो रखा था उनसे, शंकराचार्य जी से, तो उन्होंने ही मना किया जी था कि ये व्यक्ति नहीं, मुझे पसंद नहीं है। नहीं, अंकुर शर्मा की बात पहले तो ये हुई थी, मुझे अच्छे से याद है, भली भांति याद है कि ये भी बात हुई थी कि जम्मू से नहीं अंकुर लड़ेंगे, काशी से लड़ेंगे। फिर शायद उनको समझ आ गया हो कि ये तो बहुत ही मजाक बन जाएगा, तो काशी से खुद नहीं तो एक कैंडिडेट किसी को खड़ा करना था। एक टाइम पे वो कौन है, विंग कमांडर की भी बात हुई, इनको खड़ा करना है, फिर कोई और, ऐसे चलता रहा, तमाशा बना रखा था। तो जिस बचकानेपन से खेल खेला जा रहा था, इट वाज क्लियर कि इसको क्रैश की तरफ लेके जाना है, इसको स्पीड से जाओ और इतनी स्पीड पे ले जाओ इसकी रेटरिक को, नॉट कि इसके काम को। दूसरा मतलब आनन फानन में आप लोग इकट्ठे कर रहे हैं जिनको आप जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसको सेक्रेटरी बना दिया, उसको ये बना दिया, फलां को ये कर दिया, फिर आरोप भी लगने शुरू हो गए तुरंत ही, खुद ही अंदर से ही बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। आप देखिए कितने दिन भी नहीं लगे जब आरोप प्रत्यारोप, डिसमिसल, इसको हम आउस्ट कर रहे हैं, इसको हम निष्कासित कर रहे हैं, इसको हम एक्सपेल कर रहे हैं, शुरू हो गया था। 6 महीने के अंदर ही अंदर आए कम लोग और शायद एक्सपेल ज्यादा होने शुरू हो गए थे। तो इसका क्या मतलब है कि डिसओरिएंट करना, डीमोरलाइज करना, तोड़ना, जो भी लोग इकट्ठे हो पा रहे थे, और जिन लोगों की मान लो जिला परिषद तक की या गांव पंचायत की हैसियत थी, वहां अगर चुनाव लड़ते तो शायद जीत जाते, उनको आपने लॉन्च कर दिया जी, तुमको MP टिकट, उनका जो भी, मतलब कोई मिसमैच इतना था। और पार्टी के नाम से आपने चंदा इकट्ठा किया, पर सिर पैर नहीं कि उसका खर्चा होगा, कैंडिडेट को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। बट द मेन थिंग आई थिंक वी एज हिंदूज मस्ट अंडरस्टैंड, पार्टी पॉलिटिक्स हिंदू समाज को तोड़ती है मोर देन एनीथिंग एल्स, मोर देन एनी अदर समाज। एंड आई टेल यू व्हाई। अगर आप मुस्लिम समाज को देखो, उनसे कुछ सीखें अगर हम, बहुत स्पष्ट है, मुस्लिम समाज कोई परवाह नहीं करता कौन पार्टी उनकी है नहीं है। जैसे मुस्लिम लीग को डायरेक्टली वो खड़ा करके चुनाव जिताने की कोई बहुत ज्यादा कोशिश करते ही नहीं, ना ही वो ओवैसी को, जो केवल मुसलमानों की बात करता है, उसको जिताने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक दिखते हैं। बस तुम हैदराबाद से अपनी सीट जीतते रहो, एक आध इधर उधर, बट दे डोंट। व्हाट डू दे डू? वो बहुत शातिरता से वोट बैंक की तरह हर पार्टी को अपने इशारों पर नचाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है कि आज हर पार्टी मुस्लिम समाज के इशारों पर नाचती है। इसी किस्म से क्रिश्चियन समाज तो क्या, उनके चर्च लीडर्स और उनका जो सारा ग्लोबल माफिया है उसके इशारों पर नाचती है। और एक भी देश की पार्टी नहीं है जो हिंदू हित की बात करती है। हिंदू हित तो
छोड़ो इक्वल राइट्स फॉर हिंदू, ये नागेश्वर जी ने तो बड़ा मॉडेस्ट सा एजेंडा किया था, इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज, उस पर भी किसी भी देश की एक भी पार्टी की सहमति नहीं Madhu है। Didi, तो Madhu Didi, हम्म, I just want to add हाँ something to what you're saying and give a live incident. अभी आपने देखा होगा, I just take 2 minutes and then you can continue. या अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने वो एक ऑर्डर पास किया प्रॉपरली कि सबको, किसी का नाम नहीं लिया, कि सबको अपने अपने ईटरीज पे अपने अपने नाम लगाने होंगे। वहां के लोग बहुत हाँ परेशान हैं। आप देखिए, इररिस्पेक्टिव कि वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पूरा का पूरा लेफ्टिस्ट, इस्लामिस्ट, माफिया और कांग्रेस के खुद के लोग अपनी पार्टी के पीछे पड़ गए इस डिसीजन को लेकर कि इसको अभी के अभी तुरंत रद्द करिए। नाउ यू कंपेयर दिस, for them their ideology is so important, and now you compare this with the modified right wing. They did not open, जब बीजेपी कुछ एंटी आइडियोलॉजी काम करती है, ये सब के सब चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। आप मणिपुर देख कभी नहीं लीजिए, बोलते, आप काशी देख कभी लीजिए, नहीं। ये बोलते हैं क्योंकि वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसमें हमारी गवर्नमेंट बदनाम ना हो जाए, इसमें हमारे ओलिया जी को कोई कुछ बोल ना दे, इसलिए हम चुप रहेंगे। आइडियोलॉजी भाड़ में गई, हिंदू भाड़ में गए। I mean, just look how they are pressurizing the Congress government, their own government, to take back the order. यस एब्सोल्युटली, हर एक पार्टी उनके इशारे पे नाच रही है, और एक भी पार्टी, विशेषकर भाजपा, जितनी दुश्मनी भाजपा ने हिंदुओं के साथ डिस्प्ले की है, शायद ही और किसी पार्टी की इतनी खुल के दुश्मनी डिस्प्ले करने की हिम्मत हो। क्योंकि ये जो आप ऋतु कह रही है ना, डराने की बात, मुझे कभी भी जब मैं कांग्रेस के जमाने में इतने खुल के, इतने कड़े, मैं तो उनके क्रिटिक करती थी। राजीव गांधी और 1984 राइट्स को लेके मैंने कांग्रेस के खिलाफ पीआईएल डाला था कि राजीव गांधी को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल समझा जाए, क्योंकि इन्होंने ना आर्मी बुलाई 3 दिन। आई फाइल्ड अ पीआईएल, आई wrote and campaigned vigorously against the Congress on so many issues. एक भी शब्द मैंने कभी कांग्रेस के फेवर में नहीं लिखा था। उसके बावजूद मुझे कभी किसी ने डराया नहीं था कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारी जान खतरे में, चुप हो जाओ, डरो, डर के रहो। अभी जितने भी मैं हिंदुत्ववादी मिलती हूँ, सभी मुझे डराने के चक्कर में, आप क्या कर रही हैं, क्यों अपनी जान को खतरा मोल में ले रही हैं। एक तो मेरी जान का हवाला देते हैं ताकि मैं डर जाऊं, ये हो जाएगा वो। और क्योंकि जिस तरह ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह नॉकआउट ही हो रहे हैं कई सारे लोग वगैरह वगैरह, जेल में बंद किए जा रहे हैं पॉलिटिकल अपोनेंट्स, जैसे भ्रष्टाचार केवल एक ही तरफ से हो रहा है। पर उसके साथ साथ मोदी जी चले गए तो कोई बोलने नहीं देगा। अरे तुम अभी नहीं बोल रहे, तुम अभी मुंह पे ताले लगा के बैठे हो। इतने डर के पहले नहीं कभी थे, कभी नहीं थे। अभी हाल ही में मैं एक बहुत अच्छा लेक्चर सुना किसी विद्वान से मैंने, और मैंने उनसे जब काशी से उनका गहरा संबंध है, काशी के मंदिरों के बारे में पूछा कि आपको तकलीफ नहीं हुई, आप इतनी बात करते हो मंदिरों का ऐतिहासिक क्या रहा है रोल और क्या इनका महात्म्य है। तो काशी में जो हुआ, और विशेषकर काशी जो दुनिया की सबसे पुरानी नगरी भगवान शिव द्वारा बसाई और प्लान्ड की, तो बोले बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। पर मधु जी, ये वक्त ना बोलने का नहीं है, ये वक्त बोलने का नहीं है, इससे बहुत नुकसान होगा। हम अगर ये सरकार चली गई तो पता है हमारा क्या अरे आज ही तुम नहीं बोल पा रहे हो, जब तुम्हारी सरकार है, तुम इतने डरे और इतनी दहशत में हो, तो इससे बदतर क्या हो सकता है। तुम्हारे मंदिर टूट रहे हैं। अच्छा मधु दी, उस सरकार, जब आप डरो नहीं, हाँ एंड अगर आप डरते नहीं हो तो आपको विलिफाई करते हैं, आपके अगेंस्ट हाँ, कितने गालियां गाली गलौज, गलो, मतलब ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। बिल्कुल कभी नहीं हुआ। मैंने लेफ्ट की धज्जियां उड़ाई पहले दिन से, फेमिनिस्ट की धज्जियां उड़ाई पहले दिन से। आज में 40-45 साल का मेरा इतिहास है। कांग्रेस का इतना शार्प क्रिटिक, हिंदू कोड बिल से लेकर वो 80s से शुरू करके अभी तक कोई
आप इशू देखिए, उनके दंगों की राजनीति, उनके क्या क्या नहीं, मैंने उनकी शार्पेस्ट क्रिटिक की, पर कभी मुझे दहशत में नहीं जीना पड़ा। आज भी मैं खुल के कहती हूँ, मैं उनको कभी भी वोट नहीं दे सकती, क्योंकि उनकी राजनीति, खासकर जो डायनेस्टी ने चला रखी है, उसने तबाह कर दिया है। जो अच्छे लोग भी रहे होंगे उस कांग्रेस पार्टी में, जैसे थे किसी जमाने में बहुत, अभी भी कुछ होंगे, आखिरकार आसाम के जो चीफ मिनिस्टर निकले हैं कांग्रेस से ही निकले हैं, और सभी भाजपा के चीफ मिनिस्टर से ज्यादा बहादुरी से काम कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर करिए तो इतना डराते हैं। तो मेरा तो अब ये आज मैंने सारा दिन इस पर सोचा, जब मुझे कहा गया कि आज शाम को बोलना है, तो देन द डॉट स्टार्टेड कनेक्टिंग। मुझे जब ये पुष्पेंद्र का और अंकुर जी का घनिष्ठ संबंध समझ आया, ये पकड़ आया, और जो पुष्पेंद्र जी पे इतने हिंदू संगठन संगीन आरोप लगा रहे हैं और दहशत में मुंह नहीं खोल रहे। अच्छा, मुझे सब डरा रहे हैं, आप कर रही हो, आपको अपनी जान की चिंता नहीं है, इसका मतलब क्या है पुष्पेंद्र के पीछे, जो इतने संगठनों को तबाही करके भी सबके मुंह बंद हो गए? इतनी दहशत क्या है उसमें? कौन उसको क्या पीछे आईएसआई है क्या? ये आईएसआई एजेंडा है, भाजपा एजेंडा है, डीप स्टेट का एजेंडा है कि हिंदू संगठनों को डिसोरिएंट कर दो। तो अभी ये कहने का मेरा आशय नहीं है कि अब हम चुप होके बैठ जाएं या रोएं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने बहुत जल्दी अपना नाच नंगा कर दिया, नंगा नाच कर दिया। बहुत जल्दी इनसे आपको मुक्ति मिल गई इस पार्टी से, और कृपया इसको पार्टी को रिवाइव करने का प्रयास मत कीजिए, बहुत बड़ी भूल होगी। पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टरल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हिंदू मंच तैयार कीजिए, और हिंदू मंच की तैयारी केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर हर हिंदू व्यक्ति जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, शुरू अपने मोहल्ले से करे। अपने मोहल्ले को आपने अगर ऑर्गेनाइज कर लिया अपनी सेफ्टी के लिए, और ये कोलिशन ऑफ मोहल्लास, गांव, अगर आपने वहां से शुरू किया, नेशनल जो हवाई पॉलिटिक्स होती है, और जैसे अंकुर जी को गलतफहमी थी कि सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे थोड़ा बहुत मेरा नाम हो गया, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो मैं जी सिर्फ एमपी नहीं, मैं तो प्राइम मिनिस्टरियल मटेरियल बन गया हूँ। ये ऐसे नहीं होता है। अगर हम प्लेटफॉर्म ऐसे खड़े करें जहां हम इश्यूज पे केवल फोकस करें, कोई पार्टी से लेना देना नहीं हमें, और हर पार्टी की नाक में दम करके रखें कि हमारा एजेंडा सुनो, जिस भी प्रांत। अच्छा मधु जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। इस पार्टी से कम लगभग 4-5 हजार लोग जुड़े हुए हैं, तो वो अभी भी काम करना चाहते हैं, तो वो उनको हम डिस्करेज नहीं कर सकते कि आप, क्योंकि उन्होंने सनातन के नाम से जुड़े थे वो, तो वो अभी भी काम करना चाहते हैं। आप व्लादिमीर बोल रहे हैं ना शायद? नहीं, मैं जुगल बोल रहा हूँ, होस्ट जी। मैं ये कह रही हूँ, काम करना जरूरी नहीं होता चुनाव जीतना, आपको हिंदू एजेंडा को आगे लेके जाना काम होता है। चुनाव जीतना कोई बड़ा काम नहीं है। इफ यू आस्क मी, आज सुब्रमण्यम स्वामी की जो प्रेजेंस है, वो किसी भी, इतने एमपीज है ना, 540 कितने बोलते हैं, 42, सबसे ज्यादा आज देश में किसकी फॉलोइंग है? सुब्रमण्यम स्वामी की। कोई इलेक्शन नहीं जीते और टक्कर दे रहे हैं। सवाल ये है, आप हिंदू इश्यूज को लेके काम कर सकते हैं कि नहीं, और हर पार्टी को नकेल बांधने का काम करना है आपको। अपने एमएलए को, अपने काउंसलर को, अपने थाने को, लोकल थाने को, आपके सारे थाने अगर बिके हुए हैं, जहां जहां मिनी पाकिस्तान बने हैं, वहां बिके हैं, और आपकी वहां कोई पहुंच ही नहीं है, जिसकी अपने थाने पे कोई पहुंच नहीं है,
जो अपने थाने को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने मोहल्ले के मंदिर को कंट्रोल नहीं कर सकता कि यहाँ इस मंदिर को बनाइए स्थान हिंदू एकीकरण का। हम अपने लोकल मंदिर पे तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और बड़े मंदिरों को कैसे भी हम मुक्ति दिला देंगे। तो अगर ये नहीं मैं कह रही हूँ काम मत करे जुगल भाई, काम तो बहुत है करने को। आपको लगता है कि मैं चुप बैठ गई हूँ काम किए बिना? नो, ज्यादा कर रही हूँ। इनफैक्ट आई एम मोर एक्टिव देन मेनी पीपल हु आर इन पॉलिटिकल पार्टीज। लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, बोल रही हूँ और अध्ययन कर रही हूँ, समझ रही हूँ। ठीक है, मैं नेता नहीं बनना चाहती और ना मैं पार्टी पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी उसके पास भी आना नहीं चाहती। मुझे तो कई बार राज्यसभा ऑफर हुई थी, मैंने हर बार डिक्लाइन किया। और सरकारी मोहताजी पे केवल हिंदू आज बैठा है, मुसलमान सरकार की मोहताज नहीं है। जब उनके घर की लड़की की तरफ कोई आंख उठा के देखता है, वो आंखें नहीं नोचते, सारे परिवार की आंखें छीन लेते हैं। हमारे बेटियां उठ जाएं, कुछ भी हो जाए, हमारी जमीन छिन जाए, हमारे पास क्या है? केवल और केवल एक, पुलिस में जाके FIR करा दो, उसके बाद बैठ जाओ और मातम मनाओ, सारी जिंदगी मातम मनाओ। कोई साथ भी नहीं खड़ा होने वाला। पौरुष विहीन जब समाज हो जाता है, ना तो अपनी सुरक्षा, ना अपनी घर की बेटियों की, बहू बेटियों की सुरक्षा आज हिंदू समाज करने की क्षमता रखता है। जब हिंदू समाज इतना पौरुष विहीन है तो हमारी लड़कियां भी क्यों उधर जा रही हैं? क्योंकि उनको लगता है वो तो मर्द है, यहाँ तो कोई मर्द ही नहीं, मेरा भाई क्या मुझे बचा पाएगा? ना, मेरा बॉयफ्रेंड अगर मुसलमान है, मेरी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। ये लड़कियों में आज भावना मुसलमान समाज में डाल दी है कि तुम्हारे पुरुष क्या करेंगे। हमारे साथ वो केरला स्टोरी में तो ये भी यही इस्तेमाल किया था ना, तुम्हारे कर क्या लेंगे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इतने अत्याचार हो गए। अब जैसे बीफ के घी का लड्डू, जो भी बीफ फैट या जो भी हमारे देवस्थान में ये कर दिया उन्होंने। और नागेश्वर जी ने बहुत पते की बात कही कि 1857 की इतनी बड़ी क्रांति शुरू हो गई थी कि एक केवल अफवाह थी कि वो कार्ट्रिजेस में काउ फैट या बीफ फैट है। हिंदू मुसलमान दोनों उठ खड़े हुए और इतनी बड़ी क्रांति हो गई एक अफवाह पे। कितना सच कितना झूठ वो बात की बात। यहाँ पे लैब टेस्ट हुआ है, किसी ने जाके कुछ किया? जिन व्यक्तियों ने इन देवालयों को, इन देवस्थानों को, हमारे धर्म स्थानों को कब्जा कर लिया और वहां अब ये लूट मार मचाए हैं, किसी ने कुछ किया? और कुछ नहीं। और तो और छोड़ो, क्या हमने चंदा डालना ही बंद कर दिया? बायकॉट। हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, एक पैसा नहीं डालेंगे। पुजारियों को, गरीब पुजारियों को, जो गरीब ब्राह्मण हैं उनको हेल्प कर देंगे, पर इन हुंडी में एक पैसा नहीं डालेंगे। ऐसा भी नहीं कर पाए। बड़ी बड़ी बातें। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर पौरुष विहीन रहा समाज, अपने को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते आप, अपनी सुरक्षा का, अपने मोहल्ले की सुरक्षा का, अपने घर परिवार की सुरक्षा का अगर इंतजाम नहीं कर सकते। इतने सालों से वक्फ एक्ट चल रहा था,